अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें, आमीन। आज मम्मा की सर्जरी का 18वां दिन है और मम्मा को जाना है आज स्टिचेस उठाने के लिए। मामा ठीक छा आज? आज की बासान असल तबीयत कमजोरी है, कमजोरी ती गई इंशाल्लाह दूर। टाइम लगनी क्या लकट सर्जरी। Kalau sebagai tol. Itu cuma mazi. Ya rozga mı tuvar ki? Ne sana açtı? Sihir nih Pak, ya Pak, sihir nih Pak. Ini pas food. Hani düşün falan yok. Tala कर स्माइल रथक त्राव शाबाश बह बेहम ना येतन अकिस पिंजस बेतन ब्रह कन बह बेहम ये थी नीन में मोहम्मद ईसा अंदर नेर आस में अंदर मिस पे ही अंदर शायद हाँ आन चलूगी काम ही टाइम क्या ना सुन तो खास मैं और मेरा छोटा भाई और वसीम साहब हम जा रहे हैं मम्मा के साथ हॉस्पिटल। ना ना ठीक पहुंच गए हॉस्पिटल के बाहर। इमरजेंसी की नहीं नीज है। यापारी वाल ने अच्छा वहाँ से ले जाओ सिस्टर ये व्हील चेयर।
आन चपल जरूरत बस हमें खोर बस वो जाएंगे पेड़ बोन बह व्हील चेयर पे इनका पैर छोड़ दो, उनका पैर छोड़ दो। हल्का हल्का मोड़ेगी खुद को। बह शाबाश ay क्या बह ठीक है मामा की स्टिचेस वगैरह तो उठी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना स्टिचेस थी, कोई पस या कुछ और ब्लड वगैरह नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। अभी जो है हम यहाँ से वापसी घर निकल रहे हैं और डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप भी किया और कुछ दिन की और मेडिसिन्स दी हैं और आफ्टर 15 डेज़ फिर से चेकअप है मामा का। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। पहुंच गए हम घर। पाक शाबाश। शाबाश किथे गए मामा थक गई हॉस्पिटल में बहुत, अब करेगी आराम थोड़ा सा। बे शाबाश। हॉस्पिटल से आके मामा ने घंटा 2 रेस्ट किया, फिर लंच किया और लंच के बाद जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट आ गया डॉक्टर साहब। अभी जो है ना मामा की चल रही है फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइजेस चल रहे हैं। इससे क्या होगा, लेग जो है ना अच्छी तरह से काम करेगी। नॉर्मली हम 180 डिग्री जो है अपने लेग को ना पीछे की ओर मोड़ पाते हैं, लेकिन मामा जो है ना 135 डिग्री ही लेग को पीछे की तरफ मोड़ पाएगी। मतलब जिसकी भी नी सर्जरी होती है उनका जो है ना 135 डिग्री ही जो है पैर पीछे को मुड़ सकता है। आफ्टर सर्जरी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और हमें नहीं पता कि जिनका नी रिप्लेसमेंट हो जाता है उनकी एक्सरसाइज फर्स्ट डे में कैसे करानी है, फिर सेकंड डे में, थर्ड डे में,
ये तो मैं सिर्फ 2-3 एक्सरसाइज ही दिखा रही हूँ आप सबको। एक्सरसाइज ना बहुत सारी करानी पड़ती हैं, मतलब 8-8 किस्म की अलग अलग एक्सरसाइज, कम से कम 35 to 40 मिनट्स के लिए एवरी डे। कुछ एक्सरसाइजेज ना डॉक्टर साहब हमें भी सिखाते हैं कि इनकी सुबह शाम या दोपहर में कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी है, और कुछ एक्सरसाइज हार्ड होती हैं जो हम नहीं करवा सकते, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब ही करवा सकते हैं। तो ये चॉइस अपनी है, हम कितने महीनों के लिए डॉक्टर साहब को बुलाएं एक्सरसाइज करवाने के लिए पेशेंट को। आज मेरे किचन गार्डन में बहुत सारा हाक साग है, सलाद है और पुदीना है और ब्रोकलीज है। आज मैं ब्रोकली की हार्वेस्टिंग करूँगी, तो पहले भी की थी, आज फिर से कर रही हूँ। पहले भी मैंने ब्रोकली की हार्वेस्टिंग की थी और आज फिर कर रही हूँ। आज हम इसको करेंगे तंदूर। अब सीज़न भी ख़त्म हो रहा है ब्रोकली का और ठंड भी ख़त्म हो रही है, इस वजह से आज ही हार्वेस्ट करना इनको ज़रूरी है। छोटी छोटी 4 ब्रोकली निकली है, बहुत ही अच्छी। Moet je even hak? बेबू हक है, ब्रोकली हक क्या कर, देखो कितना अच्छा है। ये सूखेगा यहीं पे, फिर हम इसको डालेंगे किसी ग्रो बैग के अंदर। कितना अच्छा लगता है जब हम मेहनत करते हैं और फिर हमारे मेहनत की वो सब्जियां, फल, कितना अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक है। मैं बैठी हूँ ममा के कमरे में और फिर ममा जो है ना लंच करने के बाद ममा ने थोड़ा सा वॉक किया और वॉक करते करते ममा जो है ना बाहर बरामदे पे बैठने गई है। वहाँ पे धूप भी आ रही है, थोड़ी देर जो है ना उसको डॉक्टर ने दिन में 1 से 1.5 घंटा धूप सेकने को भी बोला है और फिर चेयर पे ज़्यादा ही बोला है बैठने के लिए। तो इस वजह से जो है ना आफ्टर लंच ममा बाहर वॉक भी कर रही थी और फिर वो बाहर ही बैठी थी। इस वजह से मैंने सोचा सर्जरी के बारे में मैं आप सबके साथ ये बात करूं और यहीं पे बैठ के बात करूं ममा के कमरे में ही। अब बात करते हैं कि ममा का नी रिप्लेसमेंट का जो है डिसीजन हमने कैसे लिया और हमने किस डॉक्टर से करवाया और कौन से हॉस्पिटल में करवाया और किन किन चीज़ों के बेसिस पे करवाया कि ममा आगे कितना चल सकती हैं या ममा अपने लेग को कितना फोल्ड कर सकती हैं। जो ये आर्टिफिशियल हमने उसका नी डलवाया है तो उस पर कितना ममा जो है ना काम कर सकती है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही हमने जो है ना ममा का नी रिप्लेसमेंट करवाया है। सबसे पहले तो ममा का हुआ MRI और एक्सरे, नी में, दोनों ही नी में हुआ MRI और एक्सरे। वो देखने के बाद जो है ना डॉक्टर साहब ने बोला इनको जो है ना एक नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर जो है ना जो दूसरा नी है उसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको जो है ना कुछ टाइम रुक के हम सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट नी है उसमें ज़्यादा इमरजेंसी है। तो ये तो रहा एक हॉस्पिटल में मैं गई और एक डॉक्टर के पास गई जो यहाँ पे अच्छा खासा नामचीन हॉस्पिटल है और अच्छे डॉक्टर्स हैं। फिर भी जो है ना मुझे सुकून नहीं मिला, मुझे नहीं मतलब सेटिस्फाई हुई मैं कि एक डॉक्टर से पता करके वो सब मतलब मुझे इतना नहीं ठीक लगा कि बस मैं एक डॉक्टर के पास गई, मैंने इस बारे में बात की। तो इसके बाद जो है ना मैंने एक और डॉक्टर को कंसल्ट किया और मैं डॉक्टर के पास गई जहाँ पे हमने फाइनली मामा को सर्जरी करवाई थी। वहाँ पे डॉक्टर दीपक मिश्रा हैं और वो सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, ऑर्थोपेडिक।
तो सबसे पहले जब मैं उनके पास गई, उनको मैंने MRI दिखाया, उनको मैंने मामा का जो है एक्सरे वगैरह दिखाया, तो उन्होंने बोला दोनों ही नी में इसका जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नी के बीच में जो हड्डी होती हैं वो इनकी पूरी गल चुकी थी। तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में फिर जो है ना मामा के जो नीचे तरफ की जो हड्डी होती है पैर की, वो थोड़ा सा बेंड करेगी और फिर मामा को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो उठ नहीं पाएगी। अच्छा, तो वहाँ पे हमने डॉक्टर साहब को ये बोला कि आप सबसे पहले हमें बताइए, अगर हम नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हमें मतलब हम किन बेसिस पे कराए और हमारी मामा कितना चल सकती हैं, तो कितना वो मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब ने, वैसे सारे डॉक्टर ये चीज़ें नहीं बोलते हैं कि मतलब पेशेंट कितना चलेगा, टांग जो है कितनी फोल्ड वो कर पाएगी या बैठ पाएगी या कितना खड़ पाएगी या कितना दौड़ पाएगी। तो डॉक्टर जो है अमूमन डॉक्टर इतना नहीं बोलते हैं, वो बस इतना बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करना है, सर्जरी करनी है, तो ये ज़रूरी है। तो उसके बाद आफ्टर सर्जरी अगर उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, नी रिप्लेसमेंट के बाद, तो उमूमन मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे जो है माएँ या बाप जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाया, या कुछ भाई भी हैं, कुछ बहनें भी हैं, और फिर एंड रिजल्ट उनका वही रहा कि उनकी जो है ना सर्जरी फेल हो गई। तो सर्जरी फेल कैसे होती हैं या फिर कामयाब कैसे होती हैं, इस बारे में भी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना डॉक्टर साहब ने हमें ये बोला कि मामा को जो है ना आफ्टर सर्जरी दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मामा जिंदा है तो पेशेंट को ना मतलब बिल्कुल नहीं दौड़ना है। मैं बात करूं कश्मीर की, कश्मीर में अमूमन जो है बेड लगा के, मतलब बिस्तर लगा के नीचे ज़मीन पे लेटते हैं, सोते हैं या खाना खाते हैं। तो यहाँ मैं ये बात कर रही हूँ कि नीचे बैठना ही नहीं है आफ्टर सर्जरी, कभी भी नहीं बैठना है नीचे ज़मीन पे। आप सोचेंगे कि नीचे हम 2-3 कुशन या तकिया लगा के हम बैठ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए जो है ना कम से कम इतनी हाइट की जो है ना चेयर चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मतलब जिस हाइट का बेड है उस हाइट का चेयर होना चाहिए जिसपे ये पेशेंट आफ्टर सर्जरी बैठ सके जब तक जिंदा है तब तक। अच्छा, तो ज़मीन पे तो मैंने बोला सोना नहीं है, बेड पे ही सोना है। पेशेंट आफ्टर सर्जरी बिल्कुल आराम से चल सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम चलते हैं, नॉर्मली वो चल सकते हैं पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी, तो मगर दौड़ नहीं सकते हैं। दौड़ने के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। अच्छा, टॉयलेट सीट उनको कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो टॉयलेट सीट उनको यूज़ करनी है इटालियन, ना कि इंडियन टॉयलेट सीट। इंडियन टॉयलेट सीट पे उनको मतलब सोचना ही नहीं है। कि बात आती है कि आफ्टर सर्जरी फिर हमने किस तरह से चलेंगी, किस तरह से रिकवरी करेंगे। तो आफ्टर सर्जरी ये है कि फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्सरसाइज हम तो नहीं जानते हैं। ये सब ज़रूरी बातें मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली में से बहुत सारे भाई बहनों का ये कमेंट आया था कि दीदी आपने सर्जरी कहाँ करवाई, किस हॉस्पिटल में, हमें भी बताए, क्योंकि हमारी मम्मी है या हमारे वालिद साहब हैं। तो मैंने सोचा मेरी यूट्यूब फैमिली में से मुझे बहुत सारे पूछ रहे हैं, क्यों ना मैं आप सबको इसकी सारी जानकारी दूं कि किससे पेशेंट ठीक रहेगा, बेहतर से बेहतर रहेगा, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, सक्सेसफुल ये सर्जरी कैसे रहेगी। और फिर यही सर्जरी बहुत सारे लोगों को फेल हो जाती हैं, और वो फेल कैसे हो जाती हैं, जब वो इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करते हैं, जब वो नीचे सोते हैं, जब वो नीचे बैठते हैं, या नॉर्मली जब पेशेंट आफ्टर सर्जरी 1 महीना या 2 महीने बाद फिर वो बैठ जाते हैं ज़मीन पे। ज़मीन से जब उनको उठना होता है तो वो ये नी पे ऐसे भार डाल के अपना सारा मतलब इसी नी को सहारा बना के वो जब खड़े हो जाते हैं ना, तो ये जो नी उन्होंने नया डाला होता है घुटना, तो वो घुटना क्या है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, वो एकदम टेढ़ा हो जाता है। तो इस वजह से उनकी जो सर्जरी है ना वो फेल हो जाती है, या फिर उनको वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वापस उनको वो सर्जरी करानी पड़ती है, मतलब कट लगाना पड़ता है। और फिर कट के बाद फिर डॉक्टर साहब जो है ना उसको नी को वापस सीधा करता है।
तो ये गलतियां हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं भी बहुत केयरफुल हूँ अपनी मम्मा के लिए, क्योंकि मैं उनको वो चीज़ें, वो तो खुद भी नहीं करती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो सोच रही है, समझ रही है कि मुझे इस तरह से नहीं उठना चाहिए, मुझे इस तरह से बैठना चाहिए, मुझे इस तरह से खड़ना चाहिए। और फिर मामा की सर्जरी किस हॉस्पिटल में हुई है? एशियन हॉस्पिटल है फरीदाबाद में। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे उसमें भी एशियन हॉस्पिटल निकलेगा, और वहाँ पे एशियन हॉस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्थोपेडिक्स हैं, जो सर्जन हैं काफ़ी अच्छे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में, या फिर पीठ की सर्जरी हो, या फिर मतलब शोल्डर की, एल्बो की। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और चीज़ें जब हम पूछते हैं कि अगर हम ये सर्जरी करवा रहे हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ना वो एकदम क्लियरली बताते हैं कि ये चीज़ें होंगी। मतलब नॉर्मली डॉक्टर नहीं बताते हैं, बोलते भी हैं अगर 1% तो आफ्टर सर्जरी ही बताते हैं, तो बिफोर सर्जरी कोई नहीं बताता। अच्छा, तो अगर पेशेंट को फिर आफ्टर सर्जरी नमाज भी पढ़नी है तो वो भी चेयर पे बैठ के या फिर बेड पे बैठ के ही उनको जो है नमाज भी पढ़नी है। तो बस ये चीज़ें करें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। ये भी मुझे कमेंट्स आते थे कि आपने क्यों करवाई, या आप मत करवाओ मामा की नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि फिर जो है ना ये बैठ ही जाते हैं, कभी उठ नहीं पाते हैं। तो वो बैठ जाने का रीज़न भी मैंने आप सबको बता दिया कि उसका रीज़न ये है कि अगर हम चीज़ों में एहतियात नहीं करेंगे, जो हमें डॉक्टर बोल रहा है बैठ के नमाज पढ़ना सिर्फ चेयर पे या फिर बेड पे, सोना है सिर्फ और सिर्फ बेड पे, और बैठना है सिर्फ और सिर्फ चेयर पे। दूसरी बात जो ज़रूरी है, नॉर्मली जो है हम क्रॉस करके बैठते हैं दोनों लेग्स को नीचे, चाहे ज़मीन पे बैठे या फिर बेड पे। अब जो नी रिप्लेसमेंट वाले जो पेशेंट हैं उनको क्या करना है, उनको कभी भी क्रॉस करके दोनों लेग्स को कभी नहीं बैठना, कभी भी नहीं बैठना। तो अगर उन्होंने ऐसा किया कि कभी सोचा कि हम क्रॉस करके बैठे बेड पे या फिर चेयर पे, तो वो जो है ना उनका जो नया घुटना डाला है तो वो घुटना उनका जो है ना खिसक जाएगा, एकदम टेढ़ा हो जाएगा। एक तो पेशेंट को पेन भी होगा, और फिर वापस डॉक्टर, वापस सर्जरी, वापस उसको वो डॉक्टर को ठीक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये होता है कि हम जो है अपने जो भी हमारे वालिदैन हैं जिसकी भी सर्जरी मतलब हम ये करवाते हैं, तो फिर उनके लिए जो है ना हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और स्पेशली उनको खुद उनको, क्योंकि हम कभी उधर काम में बिजी, कभी इधर काम में बिजी, या फिर बेटा हो, बहू हो या फिर बेटी हो, सब थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। तो पेशेंट को क्या चाहिए होता है, आफ्टर 1 मंथ उनको बहुत ख्याल खुद भी रखना होता है, और एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़्यादा करनी होती हैं। ये नहीं कि आफ्टर सर्जरी 1 वीक तक थोड़ा सा बेड पे उनको लेटना है, आफ्टर 1 वीक उनको बिल्कुल भी नहीं बेड पे ऐसे लेटे पड़े रहना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको वॉक करते रहना है, उनको जो है वॉकर के सहारे चलते रहना है, और जैसे खड़ते हैं ये पेशेंट, उनको थोड़ा सा चक्कर आने का खतरा रहता है, उसमें उनको बहुत ध्यान रखना है। जैसे वॉकर पे पेशेंट वॉक कर रहा है, लेकिन जो है ना आगे पीछे एक बंदा ज़रूर होना चाहिए, चाहे आगे की तरफ या उनके पीछे की तरफ, उनका ध्यान रखने के लिए। मतलब जिसमें सर्जरी हुई है उस पर ज़्यादा वो बाहर ना डाले, तो वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। लगभग 1 से 1.5 महीने तक खड़े रह के बिल्कुल काम कर सकते हैं, तो खड़े खड़े जो है ना हर एक काम कर सकते हैं। या फिर ऑफिस में अगर जॉब में है तो ऑफिस में भी चेयर पे बैठ के आराम से अपना कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 4-5 चीज़ें हैं, पेशेंट को बस इसी का ध्यान देना है जब तक वो जिंदा है तब तक। मैंने सोचा जो भाई बहन पूछ रहे हैं उनकी वालिदा या फिर वालिद साहब भी मेरे माँ बाप जैसे हैं, और मैंने सोचा मैं आप सबको बता दूं कि ये टर्म्स और कंडीशंस होती हैं सर्जरी के, हमें ये चीज़ बहुत फॉलो करनी पड़ती हैं, और पेशेंट को स्पेशली खुद करना पड़ता है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जिनकी वालिदा या वालिद साहब को ये नी वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, या फिर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते, या बिल्कुल नहीं खड़ पाते, या चलने में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मेरा यही सलाह है कि नी रिप्लेसमेंट करवाए। इंशाल्लाह स्वेलिंग ख़त्म होगी, पेन ख़त्म होगा,
तो सर्जरी के लगभग 1 महीने तक तो पेन रहता ही रहता है। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ता है आफ्टर सर्जरी, जब तक पेशेंट जो है ना यूज्ड हो जाए उन चीज़ों में। जैसे कि मम्मा को आदत था वो ज़मीन पे बिस्तर लगा के सोती थी, बैठती थी नीचे बैठ के दस्तरखान लगा के। अभी जो है ना मम्मा को बेड पे लेटना पड़ता है, कुर्सी पे बैठना पड़ता है। खैर इन टॉयलेट सीट तो वो पहले भी इटालियन ही यूज़ करती थी, तो अभी भी वही है। मम्मा के घर के सामने वाले जो सहन में मम्मा का किचन गार्डन है, तो मम्मा नी पे रह के वहाँ काम करती थी, अपना सब्जियां वब्जियां उगाती थी। अब जो है ना मम्मा वो सब नहीं कर सकती हैं, बस बैठ के देख सकती हैं या फिर बोल सकती हैं मजदूर को कि यहाँ पे ये करो वहाँ पे वो करो। वो खुद जो है ना ये सब नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर मम्मा ने ये चीज़ें की जो डॉक्टर ने मना की है तो उसकी जो है ना 4 साल के अंदर अंदर सर्जरी फेल हो जाएगी। इस वजह से जो है ना मामा बहुत केयरफुल रह रही है, और फिर उसको जो है ना चलाना है। जब तक अल्लाह की मर्जी है, उन्होंने ज़िंदगी दी है, तब तक उन्होंने जो है ना सर्जरी को बिल्कुल सक्सेसफुल ही रखना है। वैसे सर्जरी तो सक्सेसफुल ही होती हैं, लेकिन बस अपना एहतियात बरतना है सारी चीज़ों में। जिस चीज़ के लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा और फिर सर्जरी भी सक्सेसफुल ही रहती। और फिर जो भी मैसेज कर रहे थे मुझे कि मम्मा का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहाँ पे हुआ, किस हॉस्पिटल में, वो मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से बोल रही हूँ। एशियन हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। गूगल पे चेक करेंगे तो आराम से निकलेगा। वहाँ के ऑर्थोपेडिक्स भी जो बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक, उनका भी पूरा नाम और डिटेल निकलेगी। अच्छा, तो नी रिप्लेसमेंट का खर्चा भी कितना आया? तो नी रिप्लेसमेंट का खर्चा 2 से 2.5 के बीच में वैसे आता है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि जो नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, नकली घुटना लगा रहे हैं, तो वो किस ब्रांड का है, कौन सी क्वालिटी का है। ठीक है, क्वालिटी अगर आपको बेस्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि वो स्टील का होता है, तो वो स्टील होता है, मतलब उसमें क्वालिटी जो है ना हाई और लो होती है। तो हमें तो लो वाली क्वालिटी बिल्कुल नहीं चाहिए थी। हमने मम्मा के लिए जो है अच्छे से अच्छा जो है नी रिप्लेसमेंट करवाया है। तो हमने जो है ना बेस्ट से बेस्ट मम्मा का जो है नी लगवाया, और फिर उसी नी का जो हमने लगवाया है तो उसी का थोड़ा जो है ना कीमत ज़्यादा होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी का लगवाएंगे उतनी ज़्यादा कीमत होती है। तो हमारा जो खर्चा अराउंड मैं बोलूँगी 4 लाख आए हैं, विद मम्मा की फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुल मिला के 4 लाख का खर्चा आया है। अगर मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, जिनको भी नी रिप्लेसमेंट करवानी है, तो मुझे ईमेल करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। जिनको भी इस बारे में कोई भी हेल्प चाहिए होगी, डॉक्टर के बारे में या फिर हॉस्पिटल के बारे में या फिर कोई मजीद, तो वो मुझे ईमेल करें। जिनको भी सर्जरी करानी है अपनी वालिदा की या फिर वालिद साहब की या फिर किसी की भी, तो वो जो है ना मुझे 2 महीने दे। 2 महीने तक मैं देखूंगी कि मेरी मम्मा जो है कितना अपने पैरों पे चल रही हैं, किस तरह चल रही है, अच्छी तरह से चल पा रही है या नहीं, और फिर विदाउट वॉकर के वो कितना मतलब वो चल रही है, अपना पैर उठा रही है। अभी तो वो दोनों हाथ वॉकर के ऊपर रख के चल तो अपने पैरों से रही है, लेकिन वॉकर का सहारा है। तो जब तक वो वॉकर वगैरह छोड़ती हैं तब तक अगर जो है ना मेरी सलाह माने आप, जो है जिनको भी सर्जरी करवानी है नी रिप्लेसमेंट की, तो थोड़े दिन रुक जाए। तो उसके बाद जो है ना मैं आप सबको ये बताऊंगी कि हाँ अब आप करा सकते हैं, क्योंकि आप सबके वालिदैन भी मेरे वालिदैन जैसे ही हैं। इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि कोई तकलीफ में रहे या किसी की सर्जरी ऐसे नाकामयाब हो जाए। लेकिन नाकामयाब होने की कोई मतलब मैं तो ये बोलूँगी चांस ही नहीं है, अगर हम पूरा केयरफुल रहे पेशेंट के लिए, और पेशेंट खुद भी रहे चीज़ों में बहुत केयरफुल। बाकी आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अगर कोई चैनल पे नया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।